चलिए बच्चों, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। मेरा बच्चा और हम आज की क्लास में सबसे पहले हमने कहा आज हम पढ़ने जा रहे हैं IFRS 15 लेक्चर 4। IFRS 15 लेक्चर 4। इनिशियली इसमें एक बात कहूंगा सर, थोड़ा सा केनेस में रिकॉर्डिंग का इशू आया हुआ है। मतलब रिकॉर्डिंग तो आपको मिल रही है लेकिन जूम वाली मिल रही है। लेकिन इस दफा हमने सोचा यही है कि HD रिकॉर्डिंग देंगे जैसे कि लेक्चर 1 और 2 की है। लेकिन जो है इंशाल्लाह वो अभी लेक्चर 3 की जो जूम वाली रिकॉर्डिंग रखी है वो इंशाल्लाह इशू रिजॉल्व हो जाएगा मंडे तक। तो मंडे को उसकी भी HD आ जाएगी और इंशाल्लाह इसकी भी HD मिलेगी। लेकिन ताकि आपका, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जिन बच्चों को साथ साथ कवर करना है उसके लिए हमने जूम वाली भी फॉर द टाइम बिंग डाल दी है। बट जो लेक्चर 1 और 2 की क्वालिटी इंशाल्लाह वही आपको गोइंग फॉरवर्ड मिलेगी। आए सर, इब्तिदा करूंगा आज की क्लास की। सबसे पहले हमेशा की तरह हम डिवाइस करेंगे जो अब तक हम पढ़ चुके थे और फिर बढ़ेंगे आगे। IFRS 15 में हम आए थे, हमने कहा था 5 स्टेप मॉडल है। पहला स्टेप कहता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट आपने जो है होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करें। कॉन्ट्रैक्ट किसने कहा? 5 जूस है, उनमें पहला जूस क्या था? अप्रूवल हो पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन ओरल और इम्प्लाइड। फिर हमने कहा पार्टीज का अप्रूव होना जरूरी है। दूसरा हमने कहा कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड हो। तीसरा पेमेंट टर्म्स एंड, चौथा कमर्शियल, पांचवा कंसीडरेशन मिलने की आपको उम्मीद हो, रिसीवेबल हो, आपको लगता हो मिल जाएगी। हमने कहा अगर कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर आपने अपने हिस्से का काम कर दिया है और आपको अमाउंट मिला है और वो क्या है? नॉन रिफंडेबल। और अगर नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपको मिलता है तो टर्मिनेशन पे भी आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर सर हमारे स्टेप 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो काम जिसके आपको पैसे मिलेंगे। हमने कहा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है, हमने कहा वो कब सवाल में एक होगी, कब एक से ज्यादा होगी? जब हमने कहा बायर भी उससे अलग अलग बेनिफिट ले सकता है और सेलर भी उससे अलग अलग ट्रीट करे। फिर हम आगे बढ़े तो हमने पढ़ा था सर हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस। वो पैसे जो आपको मिलते हैं उसके अंदर 4 डिफरेंट केसेस थे। क्या 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 था उसके अंदर सर? हमने कहा सर सबसे पहले तो जो अमाउंट हमने कहा ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी मिलती है उसमें से हम अमाउंट माइनस कर देते हैं टोटल अमाउंट में से। फिर हमने कहा सर उसके अंदर हमारे पास आ जाता है नॉन कैश कंसीडरेशन, उसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं? फेयर वैल्यू पे। अगर उसकी फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती हो तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ द सर्विस या गुड्स जो डिलीवर किया उस पे। उसमें फिर हमने कहा सर दूसरा केस था हमारे पास कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर, उसको हम क्या करते हैं? नेट कर देते हैं जो अमाउंट मिल रहा होता है। तीसरा केस क्या था? हमने कहा वेरिएबल कंसीडरेशन, उसके अंदर हमने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू और सिंगल मोस्ट लाइकली। सिंगल मोस्ट लाइकली कब होता है? जब आउटकम्स जब आउटकम बहुत ज्यादा नहीं होते, कम होते हैं। हमने कहा 2-3 आउटकम है। लेकिन हमने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू पे कब जाना है? जब आउटकम बहुत ज्यादा हो। जब उसने कहा भैया 1 लाख रुपए का काम है, जल्दी कर दोगे? 1-10 दूंगा। हमने कहा सिंगल मोस्ट लाइकली। सही है। लेकिन जब वो कह दे कि भाई 1 लाख रुपए का काम है, जल्दी करोगे तो पर डे के 10-10 हजार रुपए तुम्हें बोनस दूंगा, और अगर देर से किया तो पर देगा 10,000 की पेनल्टी लगाऊंगा और एंड में अलग से बोनस भी दूंगा। तो हमने कहा इसमें कहां चले जाते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू में। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े। सही है सर। और हमने कहा कि सर हमारे पास जो एक और चीज आई वो आई हमारे पास सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के अंदर हमने कहा कि सर फाइनेंसिंग कंपोनेंट कब होगा कब नहीं होगा? जब हमने कहा हमारे पास कैश प्राइस और डिस्काउंट प्राइस में ज्यादा का डिफरेंस हो। सही है सर। तब हमने कहा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व है। सही है सर। आपको आज प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना होगा और फिर आगे जाना होगा। फिर हमने पढ़ा कि सर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पैसे तो आज ले लियो लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट ना हो। हमने क्वेश्चन नंबर 15 देखा था गालपन, जिसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी कंपनी की बात की थी। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास जो है डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट रेट 2 तरह के होते हैं। एक तो हमने कहा डिस्काउंट रेट हम एक कस्टमर को दे रहे हैं, उसको हम कब यूज करेंगे और कब हम मार्केट रेट यूज करेंगे। तो हमने कहा था सर डिस्काउंट रेट बेसिकली वैसे भी समझे जो मिलता है उसके अंदर एक तो काइबोर होता है, दूसरा स्प्रेड होता है। स्प्रेड क्या होता है? हमारी क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से। हमने कहा जो हमारा डिस्काउंट रेट होगा अगर वो सेपरेट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में भी वही रेट हमें दे दे, सही है, तो हमने कहा वो डिस्काउंट रेट को लेंगे। लेकिन अगर वो कहे सेपरेट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में वो रेट नहीं दूंगा तो हम उस डिस्काउंट रेट को कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि मार्केट रेट को करेंगे। सही है सर। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैंने आपको समझाया था, किससे मिलता जुलता था? मैन्युफैक्चरर और डीलर डेसर। वहां पर वो कहता था आर्टिफिशियल। देखो ये बंदा क्या कर रहा है, तुम्हें नॉर्मल चीज भी दे रहा है, साथ में आपको जो है इंस्टॉलमेंट वाला काम भी कर रहा है। तो उसको कहा कि भैया तू अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, तो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा किस बेसिस पर?
हमने कहा कि अगर तेरा डिस्काउंट रेट मार्केट रेट से कम है और वो सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन में तुम नहीं दे सकते, तुम्हें मार्केट रेट पे रिकॉग्नाइज करना है, तो तुम्हारा आज का रेवेन्यू कम हो जाएगा और इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाएगी। देखो टोटलिटी पे इनकम साइड पीएनएल की सेम रहेगी। तुमने कहा 20,000 की चीज थी, आगे मैं चार्ज कर रहा हूँ 35,000 सब मिला के, तो 15,000 का ये जो डिफरेंस है प्रॉफिट ही रहेगा तुम्हारा। लेकिन फर्क क्या होगा कि सर अगर डिस्काउंट रेट तुम्हारे ट्रांजैक्शन का मार्केट के बराबर है तो आपने कहा रेवेन्यू नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा कम। और अगर तुम्हारा अपना डिस्काउंट रेट कम है मार्केट का ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा कम। ठीक है सर, ये हमने पढ़ लिया था। फिर आओ एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊंगा, आओ एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊंगा। और हमने कहा ये वेरिएबल कंसीडरेशन से रिलेटेड ये थोड़ा सा, लेकिन हमने कहा इसको मैंने अलग करवाया ताकि आपका थोड़ा और दिमाग खले। और फिर हम आएंगे एलोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सेल विद राइट टू रिटर्न। सेल विद राइट टू रिटर्न। अब सर बड़े गौर से सुनना, एक होती है नॉर्मल सेल्स रिटर्न। क्या नॉर्मल सेल्स रिटर्न होती है? कभी भी तुम कोई चीज दुकान पर लेने जाओ, कभी भी कोई चीज तुम दुकान पर लेने जाओ तो तुम उसको ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती कि भैया पसंद नहीं आया तो वापस दे दूंगा। हाँ, अगर तुम्हें वाकई में पसंद नहीं आता है तो तुम क्या करते हो, वापस दे देते हो। और दुकान वाला अच्छा हो तो वो वापस रख भी लेता है, वापस नहीं भी रखता। सर देखो, अगर ऑलरेडी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना, गौर से सुनना, ऑलरेडी अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात स्पेसिफाई नहीं थी कि भाई तुम वापस करवा सकते हो, और फिर किसी ने वापस करवाया और आपने रख लिया, तो उसकी अकाउंटिंग तो वही है जो नॉर्मल तुम करते थे, सेल्स रिटर्न वाली। सही है सर, सेल्स रिटर्न को आप डेबिट कर देते थे, रिसीवेबल क्रेडिट कर देते थे। सही है सर। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल दुनिया का दौर है। और मैंने कहा सेल्स विद राइट टू रिटर्न। जैसे आजकल ई कॉमर्स के लिए एक चीज बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा दराज पे लिखा हुआ होता है, आप सेल्स करने जाए लिखा होता है 14 डेज मनी बैक गारंटी। सही है सर, शुरू में ही कहना पड़ता है। सही है सर कि भैया समझ में ना आए तो वापस दे देना। अब इसको हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, सेल्स विद राइट टू रिटर्न। सही है सर। इसकी अकाउंटिंग का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बताता हूं, फिर इसको पढ़ेंगे भी। हमने कहा अगर ऐसी सेल्स है जिसमें राइट टू रिटर्न है, जिसमें राइट टू रिटर्न है, उस सेल्स के अंदर हमने कहा हम क्या करेंगे सर, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड कॉस्ट ओनली for goods not expected to be returned, not expected to be returned। आ जाए सर। हमने कहा सेल्स विद राइट टू रिटर्न के अंदर इसको कॉपी करें और फिर इसको हम पढ़ेंगे और इसके सवालात भी करेंगे। हाय कितनी अच्छी स्क्रीन आ रही है, अल्लाह करे रिकॉर्डिंग जूम वाली में भी ऐसी आ जाए ना सर। मुश्किल है बट अल्लाह चाहे तो हो सकता है, नहीं तो सर उसमें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आ जाएगी जो नॉर्मल होगी। मेरा बच्चा, याद रखना है हमें कि हमें चीजों को स्मार्टली कवर करना है। प्यारा बच्चा, क्या मतलब सर स्मार्टली कवर करना है? कि हमें कोई मसला ना हो, चीजें इंशाल्लाह इस कदर क्रिस्टल क्लियर हो। यकीन माने सर, टीचर की पूरी कोशिश होती है कि आपको बड़े, कोई भी टीचर हो, चीजें करे, खास तौर पे फाइनल लेवल पे टीचर अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत बहुत अप टू डेट रखनी पड़ती है। क्योंकि सर ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि सही से हम ना समझे तो मसला हो सकता है। आए सर, अब आ जाऊंगा मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। सेल्स विद राइट टू रिटर्न की जब ऊपर बात आएगी तो हमने कहा हम आ रहे हैं पेज नंबर 5 ऑफ समरी। पेज नंबर 5 ऑफ समरी।
चलिए सर आ जाए। आपने देखा होगा एडिशनल गाइडेंस विद इन IFRS 15 सेल विद अ राइट टू रिटर्न। सही है सर, इसको पढ़ रहा हूं मैं। एक डब्बा सा आपको नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर दे ताकि अगर जूम वाले बच्चे भी देखना चाहें तो उनको भी नजर आ जाए। क्या कह रहे हैं ये शख्स, क्या कह रहे हैं ये शख्स? When product are transferred with a right of return, revenue should be recognized for goods that are expected to be revenue should not be recognized for goods that are expected to be returns. Calculate the level of returns using level of returns आपको calculate करने क्या use करते हुए? Expected value method, probability weighted sum of amounts और सिंगल मोस्ट लाइकली अमाउंट। अब आपको एस्टिमेट करना है कि रिटर्न कितना आएगा, ये हमें पेपर में करवाएगा नहीं, आपको गिवन होगा। सही है सर। फिर कह रहा है रिफंड लाइबिलिटी रादर देन revenues recognized for any consideration received to which vendor does not expect to be entitled, which relates to goods expected to be refund. Any refund liability is reassessed and updated at each reporting date. फिर कह रहा है सर ये रिफंड याद है कुछ हमने इस किस्म की एग्जांपल FAR 1 में पढ़ी थी कहीं। हम क्या करते थे, 100 यूनिट्स बेचे, 97 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, 3 जो नहीं थे उसका हम क्या करते थे, रिफंड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते थे। ये वही वाला केस है, बट इसमें यहाँ पे बड़े हो गए तो शरारतें होंगी। कह रहा है एसेट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर वेंडर्स राइट टू रिकवर गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स ऑन सेटलिंग द लाइबिलिटी। इसने कहा देखो भैया तुम उसको आज अपनी इन्वेंट्री पूरी दे रहे हो, लेकिन उसमें तो तुम्हें पता है 3 की जब तुम सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो वो 3 तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे, तो वो जो 3 वापस आएंगे उनका एक एसेट टू रिकवर भी रिकॉर्ड करो। सही है। सच एसेट इज मेजर्ड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ गुड्स लेनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू रिकवर सच गुड्स। आए सर एसेट इज प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम रिफंड लाइबिलिटी। अब आए सर इसकी हम अकाउंटिंग पढ़ लेंगे जब अपने दूसरे वाले हैंडआउट से इसका सवाल, तब हमें समझ में आएगा। आए सर क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर हम आएंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18। सर ये सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर BDO के भी हैं, यहाँ पे जो है CA बाकी, क्योंकि सर यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए इधर उधर के सवाल डालना जरूरी है। सर यहाँ पर कुछ सवालात मेरे अपने भी बने हुए आपको नजर आएंगे, बट कोशिश मेरी ये होती है कि यहाँ पर तो मैं जो सवालात दूं वो कहीं ना कहीं से हूँ। क्यों सर? क्योंकि उनके ऊपर पूरी रिसर्च के साथ एक सवाल बना हुआ होता है, वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो BDO, एक और बात याद रखना सर, ये जो समरीज आपको नजर आ रही है, ये समरीज जो है ना मेरी है ना किसी और टीचर की, ये समरीज भी मेजॉरिटी जितनी भी आपको नजर आती है BDO की नजर आती है। BDO आप सर्च करेंगे BDO IFRS, वो ज्यादातर समरीज किसकी होती हैं? BDO की होती हैं। इसीलिए आप देखें समरी के ऊपर लिखा हुआ होता है कंपाइल्ड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों सर? समरी BDO ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया इस पे। सही है सर। हाँ कहीं ना कहीं टीचर ने अपनी अमेंडमेंट डाली हुई है, बट असल में BDO इज एन अकाउंटिंग फर्म जिसने स्टैंडर्ड्स की समरी पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है और अवामी किया हुआ है। PwC ने भी काम तो बहुत किया हुआ है, KPMG ने भी किया हुआ है, उन्होंने अवामी नहीं किया। आ जाए। On 1 जनवरी 2014 वेंडर रिटेलर सेल्स 100 आइडेंटिकल गुड्स टू कस्टमर्स एट अ सेल्स प्राइस ऑफ 100 रुपीज, 100 टोटल 10,000 एक। सही है जी। द कॉस्ट ऑफ ईच गुड इज 60। सही है। Customers have a right to return the good for a period of 30 days from original purchase in return for a full refund। भाई देखिए हमने गुड्स बेचे हैं 1 जनवरी को और हमने कहा अगले 30 दिन में जिसको चाहिए हो वो आकर क्या करे, अपना रिटर्न गुड्स आए और हमसे गुड्स रिटर्न करे और हमसे पैसे वापस ले जाए। Based on substantial historic experience and on future expectation, vendor भैया estimates that 3 of the goods will be returned। 100 में से कितने रिटर्न होंगे? 3। Amount and quality of the evidence available means that the vendor is able to conclude that it is highly probable that there will be not a significant reversal of revenue if it recognizes revenue to the 97 goods that it does not expect to return। क्या कह रहा है सर? भैया 100 गुड्स बेचे, हमने कहा बढ़िया हो गया, और कह रहा है इन 100 में से 97 रिटर्न नहीं होंगे। रिटर्न सिर्फ कितने होंगे? तो आए सर अब इसकी अकाउंटिंग करते हैं। सवाल आप सबके सामने है। हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 18।
ये वाला कॉन्सेप्ट है। सवाल नंबर 18 अब इधर देख लेते हैं सर। आज हमने कितने गुड्स बेचे जल्दी से बता दो। 100। सर सुनिएगा, आज मैंने 100 गुड्स बेचे हैं और कुछ नहीं बताया। हमने कहा कि हम अज्यूम करेंगे हमारे पास कैश भी आ गया है, तो हम एंट्री बनाएंगे सूदी दाड़ा, डेबिट, रेवेन्यू, क्रेडिट और रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट। सर किस किस अमाउंट से? हमने कहा भैया ये हो जाएगा 97 इंटू 100, कितना हो गया 9700। ये हो जाएगा 3 इंटू 100, कितना हो गया 300। ऐसा ये मानते हो? इधर देख लो नौजवानों, और सूदी दाने में कितने पैसे आ गए 10,000। फिर आगे आते हैं सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री भी तो बनेगी। हाँ वो भी बनेगी सर, वो कितने से बनेगी? आए, हमने कहा दूसरी एंट्री, ये 1 जनवरी को बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? 1 जनवरी। ये भी 1 जनवरी को आए, और हमने कहा एक और एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? हमने कहा सर एंट्री बनेगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। सर इन्वेंट्री तो सारे गुड्स आज हमारे पास से चले गए ना, हमने उसको कंट्रोल एक तरह से दे तो दिया है, तो इन्वेंट्री को तो निकालना पड़ेगा। 60 इंटू 100 कितना हो गया 6000, है ना सर। हमने कहा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करेंगे कितने की 97 इंटू 60, कितना हुआ 5820, और बाकी जो ये 3 थे इनका हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट टू रिकवर। क्या रिकॉर्ड करेंगे? एसेट टू रिकवर। कितने से मेरे बच्चों 180। क्या यहां तक हम क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों कह दो सी सी, कहो सी सी, सब ऑनलाइन वाले बच्चे। चले सर अब इधर देख लें, ये तो सवाल खत्म हो गया। मैं अब सवाल को आगे बढ़ाऊंगा, कॉपी नहीं करेगा कोई भी, सब बोर्ड पे देखें अभी। सर यहाँ से सवाल हमारा खत्म हो गया। हमने कहा सर अब इस केस को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो बिल्कुल बढ़ाएंगे। अब इधर देख लें, हमने कहा 30 दिन का रिटर्न पीरियड था। 30 जनवरी को हमने कहा 3 केसेस हो सकते हैं। कितने केसेस हो सकते हैं? 3। पहला केस आया केस ए। क्या केस आया? 3 यूनिट्स रिटर्न। 3 यूनिट्स, वाकई में 3 यूनिट्स क्या हो गए रिटर्न हो गए, है ना सर। क्या एंट्री बनाऊंगा मैं? रिफंड लाइबिलिटी डेबिट, और हमने कहा लोगों को पैसे वापस दे दिए बैंक, कितने से 300, है ना सर। और इन्वेंट्री भी वापस आ गई, इन्वेंट्री डेबिट और एसेट टू रिकवर क्रेडिट, कितने से 180। मानते हो इस बात को? यस और नो? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर केस बी, ये तो आसान था, अभी कॉपी नहीं करना, सब साथ कॉपी करना। हमने कहा केस बी में आता हूं, 2 यूनिट्स रिटर्न। कितने यूनिट्स रिटर्न हुए? 2 यूनिट। हमने कितने सोचे थे? 3। अब कितने रिटर्न हो रहे हैं? 2। क्या करेंगे? कोई मसला नहीं है सर। हमने कहा रिफंड लाइबिलिटी तो पूरे से डेबिट हो जाएगी, है ना सर। रिफंड लाइबिलिटी डेबिट पूरे से कितना 300। हमने कहा सर एक का रिकॉर्ड कर लेंगे रेवेन्यू। क्या रिकॉर्ड कर लेंगे? एक का, अब्दुल्ला जी बाहर कोई बैठा हुआ तो यार उसको भेजें, उसको बोले मार्केट में बढ़नी है। रेवेन्यू एक का 100, बाकी 2 को हमने क्या कर दिया कैश दे देना है। कितना हो गया 200। मानते हो इस बात को? केस 3, बल्कि हमने कहा इसमें एसेट टू रिकवर की एंट्री भी तो बनेगी सर। हमने कहा इन्वेंट्री डेबिट, अब इन्वेंट्री कितने से आ रही है 2 यूनिट रिटर्न हुए ना सर। तो हमने कहा इन्वेंट्री कितने से आई हमने कहा सर इन्वेंट्री आई 120, है ना सर। 60 इंटू 2
और हमने कहा एक की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई, कितने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुई 60, और हमने कहा सर इसके बाद बाकी एसेट टू रिकवर पूरे अमाउंट से, एसेट टू रिकवर कितने से 180। क्या हम क्लियर है? अब आखिरी केस, केस सी, हमने कहा 5 यूनिट्स रिटर्न। कितने यूनिट रिटर्न हुए 5। अब क्या करेंगे सर? अब हमने कहा रिफंड लाइबिलिटी कितने से, रिफंड लाइबिलिटी 5 यूनिट्स, 1 यूनिट 100 का, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हुआ 500, है ना सर? हमने कहा बैंक से कितने पैसे गए, नहीं सर रिफंड लाइबिलिटी 300, सूदी इदारे से कितने गए 500, बाकी पीएनएल डेबिट करूंगा या रेवेन्यू? बात अल्टीमेटली ये की है, लेकिन हमने कहा सही हेड क्या है रेवेन्यू। हमने कहा कितने से गया रेवेन्यू 200 से, और इन्वेंट्री कितने की वापस आ गई भाई? इन्वेंट्री भी तो आपने कहा ना 5 यूनिट वापस आ गए आपके पास। आपने सोचा था कि कितने यूनिट वापस आएंगे, आपने कहा था 3 आएंगे, लेकिन आपने कहा यूनिट कितने आ गए, तो आप इन्वेंट्री डेबिट करेंगे कितने से 500। भाई 5 यूनिट वापस आए ना, 500 नहीं सॉरी 5 300, 300 क्यों 5 इंटू 60, ऐसा ही है। क्रेडिट एसेट टू रिकवर कितने से, तुमने कितने का सोचा हुआ था 180, सर बाकी कहां गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई रिवर्स कितने से 120, सर 2 इंटू 60। क्या हम क्लियर हैं सर? तीनों केसेस 3 यूनिट रिटर्न हो रहे हैं, तो क्या करेंगे 2 हो रहे हैं, जितने सोचे थे उतने रिटर्न हुए, जितने सोचे थे उससे कम हुए, और जितने सोचे थे उससे ज्यादा हुए। ये कॉपी कर ले मेरा बच्चा। किस कदर आसान है ना सर? ये FAR 1 में पढ़ा हुआ है, यस सर पढ़ा हुआ है, बट रुके जरा, सबर करें, अभी इसमें शरारत डालेंगे ना FAR की। अभी इसमें FAR उसकी शरारत डलेगी। सर शरारत डलना तो जरूरी है ना, उसके बगैर हमको मजा थोड़ी आएगा। ये FAR 1 में पेपर में 2 दफा टेस्ट हुई है ये एग्जाम्पल FAR 1 के। बढ़ जाऊं आगे?
डन। फिर इसमें हम शरारत डालें। क्या बात है, पानी भी लिया यार, नीचे पानी की बोतल होगी लाल कलर की ना भाई। जी मेरा बच्चा, ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक क्लियर है, लेकिन अब आओ शरारत डालते हैं। क्या डालते हैं? जो कि प्रैक्टिकल है। शरारत प्रैक्टिकल अब सुनना। भाई तुम एक दराज वाले हो, तुम दराज पे एक तुम्हारा स्टोर है, दराज पे तुम्हारा स्टोर है, और तुमने कहा भाई चीजें यही होता है, 100 यूनिट्स डालता हूं तो 3 क्या आ जाते हैं वापस। अब एक मसला है क्या भाई, जो तुम 100 यूनिट्स बेचते हो ना, यही वाले हमने कहा सब कुछ चाहिए, तुमने कहा 100 रुपए का है और उसकी तुम्हारी कॉस्ट कितनी पड़ती है 60 रुपए, केवल 60 रुपए। अब तुमने कहा क्या अगले को मैं जब यूनिट देता हूं तो पैक देता हूं, वापस आता है तो बंदा खोल के चेक करता है, मजा नहीं आया कुछ तो ना, अनपैक्ड आता है। क्या आता है? अनपैक्ड आता है। तो अब हमने कहा कि भैया पैक्ड यूनिट्स दे रहे हो, वापस क्या आ रहा है अनपैक्ड। पैकिंग की एक कॉस्ट नहीं होती? बिल्कुल होती है ना सर, पैकिंग की कॉस्ट होती है। भाई तुमने दराज से मंगवा ली कोई ट्रेडमिल, अब तुमने घर पर लाया, उसको खोला, बोला चली नहीं रही ट्रेडमिल, या ट्रेडमिल चल रही है लेकिन तुम्हारे वजन के साथ नहीं चल रही, कोई पतला दुबला लड़का उसके साथ चल रही है, सही है। अब आपने कहा मेरे लिए मशीन क्या है बेकार, लेकिन तुमने तो वो जिस कार्टन वार्टन में तो तुमने फाड़ फूड़ दिया, अब तुम उसको वापस कर रहे हो। तो अब सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, मेरे पास एसिड जा तो रहा है, लेकिन जो वापस आ रहा है ना वो अनपैक्ड आ रहा है, जा पैक्ड रहा है, वापस क्या आ रहा है मोइज मुस्तफा अनपैक्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया मुझे पैकेजिंग का तो नुकसान हो गया, मुझे पैकेजिंग का क्या हो गया नुकसान हो गया। चाहे अब बेशक गुड्स वापस आ जाएं, लेकिन पैकेजिंग का तो मेरा नुकसान है। सही है सर। तो आए अब मैं आपको सवाल पढ़ा रहा हूं और उस सवाल को आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे, क्योंकि आप ही चीते। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, हैंड आउट का ही सफा नंबर 16। Same as above question, the cost of packed unit is 60. In case of return, good is required to be repacked at a cost of rupees. अगले ने आपको रिटर्न कर दिया, आपने कहा मुझे किसी और को देना है तो मुझे उसको रीपैक करना पड़ेगा, कितने से 5 रुपए से। अब सर मैं थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग भी चलवाऊंगा, सही है सर। सेम एज अब क्वेश्चन से रीपैकिंग की कॉस्ट कितनी है 5 रुपया ज्यादा। अब हमने कहा सर ये सारे केसेस तो खत्म ना, अब मैं सिर्फ आपको यहां पर करवा रहा हूं कि आप मुझे बताएं इन एंट्रीज में से क्या, इन एंट्री में क्या चेंज आएगा, इन एंट्रीज में, इन एंट्रीज में क्या चेंज होगा मुझे बताओ, तुम लोग खुद सोच के बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। सर क्या इस एंट्री में कोई चेंज आएगा? नहीं, नहीं चेंज आएगा सर, नहीं इन्वेंट्री में एनआरवी अभी नहीं लेंगे, हमें नहीं पता मोइस मुस्तफा। इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। देखो जब, अब सुनना, तुम्हारे पास जो एसिड टू रिकवर आएगा ना वो 60 के हिसाब से नहीं आएगा, 55 के हिसाब से आएगा। कितने के हिसाब से आएगा 55। कितने के हिसाब से आएगा? क्योंकि भाई आपने कहा मेरे पास अनपैक्ड आएगा, 55 इंटू 3 कितना हुआ, 165 165। सही है सर। हमने कहा एक यूनिट आपके पास 60 का था, 5 रुपए थी तो पैकेजिंग गई, अब वापस जो रिकवर करोगे वो अनपैक्ड ही करोगे ना सर। तो आपने कहा 165, बाकी अमाउंट कॉस्ट में चला गया, बताओ कितना? 5835 जी। अब सर देखें इस 5835 का ब्रेकअप जरा देख लो। आपने कहा भैया 60 रुपए तो वो कॉस्ट है 97 की। फिर आपने कहा सर जो पैकेजिंग की 3 यूनिट्स की भी तो मेरी कॉस्ट लग गई ना, पैकेजिंग कॉस्ट इज अ कॉस्ट जो कि मेरी इनकर हो गई, बेशक अब रिटर्न भी हो जाए तो भी वो खर्चा तो मेरा है ना। तो इसको आप कहां डाल देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में।
तो सर ये 19 का बन गया सॉल्यूशन, इसको कर लें कॉपी। फिर इसमें मैं अपनी एक और शरारत डालता हूं, फिर हम इसमें अपनी एक और शरारत डालेंगे। क्योंकि सर शरारतें कुछ क्लास में पढ़ाते हुए दिमाग में आ जाएंगी तो वो भी डाल देंगे। अभी से बच्चे मिल रहे हैं, देख रहे हैं सर, वो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं हम, है ना। मतलब बच्चों का आप लेवल देखें, फौरन से किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग। सही है, हक भी है उनका, है ना। क्यों हक है सर? नहीं सर, हमने कहा ना कि यार बच्चा फर्म में बिजी होता है। अब जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, अभी मैंने पिछले हफ्ते एक स्टूडेंट की शादी अटेंड की है। अभी एक की 22 दिसंबर को, एक की 23 दिसंबर को है। खैर पिछले हफ्ते जिसकी अटेंड की वो माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट था, और अभी जिसकी एक की नहीं, एक उसका था टैक्स में और कंपनी लॉ में गोल्ड मेडल। हाँ, उसका टैक्स में कैफ में भी मेरिट था। सही है। अभी जिसकी अटेंड करूंगा 22 तारीख को, खैर वो अभी कैफ में ही है। सही है, वो कैफ, उसका कैफ हो गया है, फर्म में अभी अभी लगा है वो। सही है ना। और फिर उसके बाद जो है एक अटेंड करनी है मुझे 23 को, वो क्वालिफाइड है, और वो मेरा दूसरे बैच का स्टूडेंट है, वो माशाल्लाह अभी KPMG दुबई में होता है। अब आपको फील हो रहा है एकदम से, आप तो बूढ़े हो गए ना सर। अब तो स्टूडेंट्स शादियां माशाल्लाह हो रही हैं। खवातीन की तो फिर चलो, खवातीन तो मैं 3-4 अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन लड़कों की अभी शुरू हुई है। आ जाए। नहीं, खवातीन क्वालिफिकेशन का इंतजार नहीं करती हैं, मतलब जिनका अब अम्मा अब्बा कहते हैं भाई रिश्ता अच्छा और होना भी चाहिए, कर दी। सही है। तो मैं ऐसी मेरी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह जिनकी शादी हो गई है और अभी माशाल्लाह बच्चे भी हैं, और अब उनकी एक फाइनल क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है। सही है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा सर पढ़ाई भी नहीं हुई, अब ये पढ़ने भी नहीं दे रहा। सही है। अब बड़ा छोटा सा बच्चा है ये, कोई मतलब 3-4 महीने का, सर आप मोटिवेट करें। मगर ये सोचेंगे अगर अभी खुदा ना खास्ता अभी पेपर नहीं निकले तो अगली दफा फिर ये तंग करेगा। सही है, 6 महीने में। तो मैंने कहा अभी ये खोल के पेपर निकलवा ले। सही है सर। तो आए सर, हमने कहा ये समझ में आया आपको, क्लियर है सर। अब आगे बढ़ता हूं मैं, इसमें एक और शरारत। अब हमने कहा आप भी तेज इंसान है, आपको पता है ना कि यार अगला आएगा तो पैकेजिंग तो तोड़ के देगा। आपने कहा मैं तुझे 100 रुपए वापस नहीं करूंगा। मैं भी तुझे कितने वापस करूंगा? 95। अब आपने क्या कहा कि भैया अब मैं भी तुझे 100 रुपए वापस नहीं करूंगा। कितने वापस करूंगा? अब आपने कहा बेटा ये 5 रुपए की जो चीज है ना, ये मैं क्यों अपने ऊपर वो डालूं, ये किसकी कॉस्ट है? तेरी कॉस्ट है। तो अब सर हमने कहा ₹5 केस मैंने एक और बना दिया। सही है, इसको नोट भी चाहे तो कर ले। पैकेजिंग कॉस्ट विल बी चार्ज्ड टू कस्टमर। चलिए सर, अब मुझे बता एंट्री में क्या चेंज आएगा। पहले हमने कहा कस्टमर करे तो तू वापस दे दे पैकेजिंग कॉस्ट हमारे। अब आपने कहा नहीं बेटा वापस तो ले लूंगा, पैकेजिंग की कॉस्ट तुझसे जो है ना रिकवर होगी, मतलब तुझे नेट ऑफ पैकेजिंग होगा। सर हमने कहा सर पहली एंट्री यही बनाए, अगर हम पहली एंट्री हम यही बनाए, बैंक डेबिट रेवेन्यू और रिफंड लाइबिलिटी। दूसरी एंट्री में एक फर्क आ जाएगा, बताओ क्या? सर मैं बताता हूं। दूसरी एंट्री में मेरा बच्चा फर्क आपके पास जो आएगा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 5820 से। कितने से? क्योंकि अब 5 रुपए की कॉस्ट तुम क्या कर रहे हो, कस्टमर से ही डाल रहे हो। सही है। तुमने कहा पहले वाले केस में तुम बियर कर रहे थे, अब कौन बियर कर रहा है? कस्टमर। तुमने कहा भैया तू ये तो आ जाएगी 97 × 60, और बाकी अमाउंट से आप रिफंड लाइबिलिटी डेबिट कर देंगे। क्या डेबिट कर देंगे भाई? आपने कहा रिफंड लाइबिलिटी अभी मैंने कितने के हिसाब से रिकॉर्ड की हुई है? 300।
लेकिन मुझे पता है मैं तुझे 15 रुपए इसमें से नहीं दूंगा। 5 इंटू 3 15। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा ना कि सर पहली एंट्री को सेम रखते हैं आइडियली ना, ताकि हमें मसला ना हो, नहीं तो हमने कहा बड़ी डुप्लीकेट एक साथ लंबी एंट्री बनानी पड़ेगी कंपाउंड। हमने कहा बैंक रेवेन्यू और रिफंड लाइबिलिटी, और बाकी जो इम्पैक्ट था 15 रुपए का वो हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से निकाल के अब किस में डाल दिया, रिफंड लाइबिलिटी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में तब जाता जब हम बियर कर लेते हैं। अब हमने कहा नहीं कस्टमर तू बियर करेगा, ये 5 रुपए तो तुझे देने ही देने हैं, तो हमने कहा इस रिफंड लाइबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे। सही है कि अगर आप कोई रिटर्न भी करता है तो हम उसको पूरे 100 रुपए पर यूनिट के नहीं देंगे, कितने देंगे 95। चलें सर ये कॉपी कर लें और फिर बढ़ेंगे आगे। अब सर देखें आपके FAR2 के लेवल, FAR1 के सॉरी, अब FAR2 में आया ना, FAR1 के लेवल पे नॉर्मल चीज थी, लेकिन ये वाली चीज नहीं थी, है ना सर। अब मैं सोचता हूँ यार ये वाली चीज बच्चों को मॉक वॉक में डाल के दे दूं, फिर मैं बोलता हूँ नहीं यार परेशान हो जाएंगे, है ना सर। वाली चीज पहले का आपने ये पढ़ा ना कि उसमें ऐड कर देंगे, कॉल्स में ले लेंगे, वो तो था शायद। नहीं, पैकेजिंग वाली चीज FAR1 में जो है बनती नहीं थी, लेकिन खैर तो हमने कहा क्योंकि हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों क्या हम क्लियर है तो लिख दे CC। चलें सर अजान का ब्रेक हो रहा है, हम अजान का ब्रेक मतलब अजान का 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जब तक मैं बोर्ड मिटाता हूँ, और अब हम आएंगे एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। मेरे साथ साथ ये कॉपी भी करते जाए। Allocation of TP is transaction price. When there are more than one performance obligations. Standalone price of all obligations given allocate on the basis of standalone price. Standalone price of any
obligation not given, then ऑप्शंस कौन से हैं? टू एस्टिमेट स्टैंड अलोन, SA प्राइस मतलब स्टैंड अलोन प्राइस। मार्केट असेसमेंट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, रेजिडुअल अप्रोच। Allocate on the basis of standalone price. आसान है क्या ऐसा सवाल करना? MCQ5 या आपको ये वाला केस को सिखा देगा और इसको जो सिखाएगा वो है आई थिंक ब्रिलियंट लिमिटेड। रुको जरा सर, देखिए पढ़ा हुआ है, सब चीजें आएंगी सामने आपके, टेंशन ना लें। इसके लिए हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 22, ब्रिलियंट लिमिटेड। कभी आपने खुद को कहा है ब्रिलियंट? हाँ, कभी नहीं कहा। ये मैं इस दफा एक नई चीज कोशिश कर रहा हूं करूं और इसके पीछे रीजन यही है कि सर एक हमें बेनिफिट हो जाए। क्या बेनिफिट हो जाए? ब्रिलियंट आपका बाकी तीनों केसेस के लिए सही है। जिंदगी में कोई आपको कहे ना कभी ब्रिलियंट, तो आपको भी खुशी हो। क्यों शाहजैन, कहा है कभी किसी ने ब्रिलियंट? क्यों नहीं कहा? जी बेटा तलहा बिल्कुल ले सकते हैं। आए सर, अब हमने कहा सर देखें, अगर सवाल में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कितनी है? एक से ज्यादा है, तो आपने कहा दो है चीजें, स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ ऑल ऑब्लिगेशंस गिवन, सब की आपको स्टैंड अलोन प्राइस मतलब है नॉर्मल प्राइस गिवन है, ठीक है। एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस, आपको एलोकेट किसकी बेसिस पे करना है? स्टैंड अलोन प्राइस। और अगर हमने कहा स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन नॉट गिवन, देन ऑप्शंस टू एस्टिमेट स्टैंड अलोन प्राइस। आपके पास किस तरीके से कर सकते हैं? एक पहली अप्रोच कौन सी है? मार्केट असेसमेंट अप्रोच। दूसरी अप्रोच कौन सी है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तीसरी रेजिडुअल अप्रोच। हमने कहा इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये वाला, ये कौन सा सवाल हमें सिखाएगा? ब्रिलियंट लिमिटेड या आईकेप की स्टडी टेक्स्ट का सवाल है। सर पहले मैं बात करूंगा इसकी, किसकी बात करूंगा? ये वाला केस है जिंदगी गुलजार है, पेपर में यहां पर नहीं होगी जिंदगी गुलजार तो एग्जामिनर, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए एमसीक्यू नंबर करेंगे 5, है ना सर? एमसीक्यू नंबर 5, हमने कहा कैट बिल्ली लिमिटेड, पेज नंबर 3,
सही है, हैंड आउट का। बिल्ली लिमिटेड सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड एन आइटम ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज 8 लाख ऑन 1 नवंबर 2017, included within the price was 2 years servicing contract which has a value of 2,40,000 and a fee for installation of rupees 50,000। हमने कहा आ जाए सर। अब इसको हमने कहा हम भैया क्या कर रहे हैं, कैट लिमिटेड है, और हमने कहा कि सर उसके अंदर हमने कहा प्राइस के अंदर 8 लाख के अंदर हम 3 चीजें दे रहे हैं। हम 8 लाख के अंदर कितनी चीजें दे रहे हैं? 3 चीजें। पहली चीज हमने कहा मशीन दे रहे हैं, दूसरी चीज क्या दे रहे हैं? सर्विसिंग। और तीसरी चीज क्या है? फ्री इंस्टॉलेशन। हमने कहा तीसरी चीज क्या है? फ्री इंस्टॉलेशन। बल्कि सर ये तो रेजरल वाला सवाल बन रहा है, बट चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको रेजरल वाला भी कर लेते हैं, मजबूरी में समझ लेंगे। सर आए, अब सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर। कॉपी कोई नहीं करेगा मेरा बच्चा, ये मिटा रहा हूं मैं, सही है। अब इधर देख लें, इसके आप एमसीक्यू नंबर 5 को हटा के बल्कि कर ले क्वेश्चन 1। क्या कर लेंगे? क्वेश्चन 1, वो भी मैं आपको अभी करा दूंगा। आ जाए, पहले हम आ जाते हैं इसके ऊपर। सर आपने कहा ये जो अब सवाल हम एमसीक्यू नंबर 5 कर रहे हैं, ये हमने कहा इफेक्टिवली बन गया हमारा कौन सा? रेजिडुअल अप्रोच वाला। अब सबकी तवज्जो इधर होगी, मैं आपको ये भी समझाऊंगा मार्केट असेसमेंट क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, रेजिडुअल क्या होती है। पहले हमने कहा हम आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 5, सब इधर देखेंगे। कितनी ऑब्लिगेशंस है? 3 ऑब्लिगेशंस है। हमने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, जल्दी बताओ? 8 लाख। इसमें इसने कहा हम 3 काम कर रहे हैं, क्या? सर्विसिंग, क्या सर्विस कर रहे हैं? कितने साल की? 2 साल। अच्छा, और क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलेशन। और हमने कहा जो भी रिमेनिंग होगा वो क्या होगा? मशीन। अब इधर देख लेना, आपने कहा सर सर्विस 2 साल की कितनी है, गिवन है ना? 240। अच्छा इधर आ जाओ, इंस्टॉलेशन कितनी है और मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई? 5,10,000। ऐसा ही है, ये हमने कहा रेजिडुअल अप्रोच के हिसाब से ये आगे रेजिडुअल अप्रोच से लिंक हो गई, ये हमने कहा आगे भैया मशीन। क्या हम क्लियर है? अब इस तरह से रिक्वायरमेंट में क्या पूछा था सवाल की? सर ये दरिंदा हमसे पूछ रहा है सवाल में रिक्वायरमेंट में, क्या आप बताएंगे ओहो मशीन की सेल की प्राइस ये कह रहा है, ये कह रहा है हाउ मच रेवेन्यू should be recorded in CL's revenue in its statement of profit or loss for the 31 December in relation to the machinery sale। machinery sale का मतलब कि मशीन की वैल्यू बताओ। इसने कहा ये बताओ इस साल टोटल रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा, इस साल टोटल रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा। सही है सर। अब इधर देख लेना मेरे बच्चों, सबकी तवज्जो इधर। नहीं, हमने कहा 1 नवंबर को, 1 नवंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो इधर देख लेना, 1 नवंबर को तुमने मशीन दे दी, आपने कहा मशीन का रेवेन्यू तो आ गया, कितने से आ गया? 5,10। हमने कहा सर्विस कर दी तुमने 2 महीने की, आपने कहा 240 जो है वो कितने महीने की थी? 24 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, कितना आ गया? 20,000। मानते हो इस बात को? तीसरा क्या बचा? इंस्टॉलेशन भी जब मशीन दे दी तो तुमने कर दी होगी, कितनी आ गई? 50,000। तो सही जवाब क्या है? 580। और ये हमने कहा 580 कौन सा ऑप्शन है? डेल्टा। 580 कौन सा ऑप्शन है? डेल्टा। क्लियर है सर? 580 हमने कहा हमारे पास ये आ गया ऑप्शन। क्या आसान है सर ये। चलिए सर फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे तो आएंगे ही आएंगे, हम आ जाएंगे इससे पहले आपको आइडिया देने के मार्केट असेसमेंट और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। रेजिडुअल आपने समझ लिया है ना? बढ़ो आगे। बढ़ जाए क्या? चले सर
अब मैं आपको इस पूरे का ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं ताकि फिर हम इसके जब सवाल शुरू करें तो आपको मसला ना हो। ये वाली केस तो बहुत सिंपल है ना, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस वाला। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी बनाकर दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इसी के ऊपर बेस्ड है, इधर देख लेना। नौजवानों, सर देखें, मैंने कहा आपको मैं एसी दे रहा हूं। एसी कितने का मैं नॉर्मली लगाता हूं? 50,000 का। और मैं आपको एसी की क्या दे रहा हूं? ट्रांसपोर्टेशन दे रहा हूं। मैंने कहा नॉर्मली 1,000 रुपए की लगती है ट्रांसपोर्टेशन, और मैं आपको इंस्टॉलेशन भी करके दे रहा हूं घर पे आके। मैंने कहा इंस्टॉलेशन के जो नॉर्मल वैल्यूज थे ना वो थे 4,000। ये मैंने कहा स्टैंड अलोन वैल्यूज थी। क्या थी? स्टैंड अलोन वैल्यूज। टोटल आपने कहा 55,000 की चीजें हैं, मैं आपको करके दे रहा हूं। ये हमने कहा इनकी टोटल वैल्यू मैं आपको करके दे रहा हूं 52,000 में। कितने में? तो इसका मतलब है मैं आपको डिस्काउंट कितना दे रहा हूं? अब स्टैंडर्ड कहता है इस 3,000 के डिस्काउंट को तुम एलोकेट कर दो किसमें? एसी में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट में, इंस्टॉलेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंड अलोन प्राइसेस। जैसे कि मैं आपको बताऊं एसी में कितना आ गया, बहुत सिंपल है। एसी 50 था, टोटल कितनी थी पैकेज की? 55। 50 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 52 कितना हो गया? 52 ट्रांजैक्शन प्राइस थी ना। 47 270 सही है सर। आपने कहा 273 कर दें। हमने कहा सर इसी तरीके से आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन 1 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 52 945 और रिमेनिंग किस में चला जाएगा? इंस्टॉलेशन में ना सर। 52,000 का कितना हो गया भैया? 3782 सही है सर। ये बेसिकली पीछे फॉर्मूला क्या चला है? फॉर्मूला ये चला है जो मैं आपको FR1 में लिखाता भी था, लेकिन अब आप बड़े हो गए, लेकिन फिर भी पहली दफा लिखा देता हूं। स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ ऑब्लिगेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय ट्रांजैक्शन प्राइस। मानते हो इस बात को कि हमने कहा सर ये फॉर्मूला पीछे वर्क हुआ है? हमने कहा ये हो गया। अब आता हूं सर ये मार्केट असेसमेंट क्या होता है। ये इसने दी हुई हो, जैसे यहां पर दी हुई थी तो कोई मसला ही, लेकिन अब आप बड़े हो गए। आप कौन हो गए? बड़े हो गए। जब आप बड़े हो गए हैं तो एग्जामिनर ने कहा मैं ये चीजें नहीं दूंगा। तो हमने कहा भैया तुम क्या दोगे? एग्जामिनर भैया ने बोला, हाँ सब याद है तुझे मोइस मुस्तफा। हमने कहा डिवीजन लिमिट वाला सवाल हम FR2 में भी करते, FR1 में भी करते थे। अब आए सर इसने कहा मार्केट असेसमेंट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और रेजिडुअल अप्रोच। अब सुनना सर, व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट असेसमेंट? अच्छा ये प्रायोरिटी लिस्ट भी है, पहले आपको नहीं मिले तो अब देखना है। मार्केट असेसमेंट होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और रेजिडुअल अप्रोच। प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात समझाऊंगा, ठीक है सर। मार्केट असेसमेंट ये होता है कि भाई आपकी चीज की नहीं है, आप देखो आपका कॉम्पिटिटर क्या ऐसी कोई चीज बेचता है? हाँ, अगर वो बेचता है तो फिर आप उसके उसी हिसाब से अपनी प्राइस देखो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका कॉम्पिटिटर आप ही के जैसी चीज बेचता हो। आपका कॉम्पिटिटर होता है आपसे अच्छी भी चीज बेच सकता है और हो सकता है आपसे बुरी भी बेचता हो। चलो मैं आपको एग्जाम्पल से बात करता हूं, एग्जाम्पल से बात समझा रहा हूं, सही है? बड़े गौर से सुनना भाई। मैंने कहा आप FFR मुझसे पढ़ोगे, आपने फीस दी कितनी? 20,000। कितनी दी? 20,000। मैंने कहा इस FFR की जो ये फीस है ना, इस 20,000 में सपोज करो, इस 20,000 में नहीं यार चलो इसको 21 कर लेते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग पकड़ लोगे, आगे आ जाए। हमने कहा 21,000 करते हैं। हमने कहा इस 21,000 के अंदर 3 चीजें हैं। एक तो हम आपको देंगे कितना सर? एक तो हमने कहा आपको लेक्चर्स मिलेंगे आसान खाना के, ठीक है। दूसरा हमने कहा हैंडआउट्स हैंडबुक्स मिलेंगी, सही है सर। तीसरा हमने कहा हम आपको एक और सर्विस देंगे 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट, ठीक है सर।
कितने काम करेंगे? अब हमने कहा यार किस तरीके से प्राइस निकालें, हमने कहा यार अब 21,000 पर हमने कहा चलो भाई हसान खाना नहीं परेशान है, लेक्चर्स पे कितना जाए, हैंडबुक पे कितना जाए और 24/7 सपोर्ट पे कितना जाए। हैंडबुक क्योंकि अभी एक पहला वॉल्यूम तो अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, लेकिन वो आपको फ्री में नहीं है, तभी मैंने 20 की जगह 21 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको हमने कहा अगर आप 21 देते तो आपको फ्री में मिल जाएगा, सही है। तो आप सुनिएगा, अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना सर के अब मुझे एलोकेट करना है लेक्चर। सपोज करो लेक्चर्स की मेरे पास फेयर वैल्यू नहीं है, मैंने कहा यार कोई और टीचर देखता हूँ शहर में पूरे पाकिस्तान में जो FFR के लेक्चर्स बेचता है। यार मैंने देखा FFR के लेक्चर्स सपोज करो मिस्टर XYZ बेचते हैं, सही है, अकेले सिर्फ लेक्चर्स बेचते हैं, उनकी ना वो हैंडबुक भी नहीं देते हैं और वो 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट भी नहीं देते। सपोज करो हमने कहा भाई उनके लेक्चर्स कितने के, हमने कहा यार उनके लेक्चर्स हैं कितने के, 20,000 के। अब हमने यार उनके लेक्चर्स का एक अंदाजन लगाते हैं, बच्चों का फीडबैक, बच्चा उनसे FFR पढ़ता है तो उनको सब देता है 10/10, सही है। हमने कहा सपोज करें हम छोटे आदमी, हमसे बच्चा FFR पढ़ेगा तो हमें देगा, आप ये समझें कि 7/10, तो इतने भी बुरे नहीं, 8/10 कर लेते हैं। हमें कितने देगा? 8/10, सही है। उनसे पढ़ा 10/10, हमसे पढ़ रहा है कितने दे रहा है? 8/10। अब मार्केट असेसमेंट अप्रोच ये कहती है कि आसान मियां तुम जो है उनकी अगर प्राइस 20,000 में वो लेक्चर्स देते हैं, फिजिकल सिर्फ लेक्चर्स देते हैं, फिजिकल ऑनलाइन जो भी है, और तुम जो है तो तुम अगर उनको 10/10 रेटिंग मिलती है, उनकी क्वालिटी सपोज कर ले तुमसे अच्छी है, तो तुम अपने आप को कितना रखोगे? 8/10, तुम ये कर लोगे, है ना सर। उनको 10 में से 10 मिलते हैं, तुम्हें 10 में से 8, तो इस हिसाब से मैंने कहा लेक्चर्स की मेरे पास प्राइस आ जाएगी। बताओ कितनी आ रही है? 16,000, ऐसा ही है सर। मैंने कहा भैया लेक्चर जिस प्राइस में मैं कितने में दे रहा हूं? 16,000 में, सही है। अब आते हैं, हमने कहा कि हैंडबुक्स में मैं आपको समझाऊंगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब हमने कह रहा हैंडबुक के किस तरीके से निकालते हैं, वो हम निकालते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। हैंडबुक कोई और नहीं दे रहा, हमने कहा यासीन भाई दे रहा हूं, कॉस्ट कितनी आती है? यासीन भाई ने कहा कि 800 कॉस्ट आती है। हमने कहा यासीन भाई पैसे कितने, आप अपना प्रॉफिट कितना रखते हो? उन्होंने कहा 25%। हमने कहा सही है भाई, 800 इंटू 1.25 है ना सर। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना हो गया? 1000 हो गया। कितना हो गया? 1000। मैंने कहा मार्केट असेसमेंट के हिसाब से मैंने लेक्चर्स को वैल्यू किया, हैंडबुक्स कितने का वैल्यू किया? 1000 का, और रिमेनिंग मैंने क्या दे दिया? व्हाट्सएप सपोर्ट। मैंने कहा भैया ये यासीन भाई व्हाट्सएप, और बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 4000। मैंने कहा 4000 जो हम आपसे चार्ज कर रहे हैं वो किसके चार्ज कर रहे हैं? व्हाट्सएप सपोर्ट के। तो ये एक एग्जांपल में आपको तीनों समझ में आ गए। मार्केट असेसमेंट, कॉम्पिटिटर को देखो लेकिन उसके एकदम उठा के छाप नहीं लो, अपनी क्वालिटी को मैनेज करो कि यार वो ये चीज इतने में दे रहा है तो मेरी प्रोडक्ट उससे कम है या ज्यादा है। हैंडबुक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और हमने कहा सर 24/7 सपोर्ट व्हाट्सएप की, ये किस पे जाएगी? रेजिडुअल पे। क्या हम क्लियर है नौजवानों? ऑनलाइन वाले बच्चों तो लिख दो CC। चले हमने अपने आप को कम एवेल्युएट किया, मैं कहता हूं चलिए सर अब एक और टीचर है, हमने कहा वो 18,000 में पढ़ाते हैं। कितने में पढ़ाते हैं? 18,000 में पढ़ाते हैं। उनको फीडबैक मिलता है 9 का, हमें फीडबैक मिलता है और इंशाल्लाह मिलेगा कितने का? 10 का। तो हम क्या करेंगे? 18,000 इंटू डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10, सही है। ये हमने कहा 20,000 का लेक्चर आ जाएंगे। समझ रहे हो सर? इसी रेशो में उनका फीडबैक मेरा फीडबैक, कोई भी चीज, सही है सर। अभी ब्रिलियंट वाले सवाल में उसने ये हरकतें करवाई हैं, उसकी चीज में ये है, तुम्हारी चीज में ये है, तो हम समझ जाएंगे। मतलब आपको ये मार्केट असेसमेंट में है क्या, सिर्फ उसकी कॉम्पिटिटर की प्राइस उठा के नहीं ले लेनी है, उससे अपनी क्वालिटी को भी क्या करना है? मैच करना है। मेरा बच्चा क्लियर है तो लिख दें CC। चलिए सर नमाज का ब्रेक लें क्या? नमाज का भी टाइम हो गया है, तो हम एक काम ये कर लेते हैं सर, क्लास ले लेंगे 8:30-9 बजे तक, है ना? 8:15 8:30 तक ले लेंगे। हल्के नहीं पढ़ेंगे सर, हल्के, क्योंकि मुझे बताया ना अभी आप लोगों का जिन जिन का सूदी सेक्शन मतलब बैंकिंग सेक्शन में हुआ है,
फर्ग्यूसन में या ईवाई में कहीं भी, तो वो बच्चे उनका दिसंबर में हालत टाइट होगी उनकी। तो मेरा बच्चा ये नमाज का ब्रेक ले रहे हैं 15 मिनट का, और उसके फौरन बाद इंशाल्लाह क्लास को करेंगे रेज्यूम। 15 नहीं 20 मिनट का। चलो चलिए बच्चों, वेलकम बैक आफ्टर नमाज। चलिए सर, अब हम आएंगे और अपने हैंड आउट का पेज नंबर 11 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है वो करेंगे। आपको नजर आ रहा है पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1, 5 स्टेप मॉडल। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, बट मैंने कहा कि हम इसको पहले समझ लें फिर आएंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर ABC कॉर्प एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जॉनी ऑन 1 जुलाई 20x1। 1 जुलाई 20x1 को जॉनी भैया के साथ हमने कहा हमारा वो हुआ इन लाइन विद द कॉन्ट्रैक्ट। जॉनी सब्सक्राइब फॉर ABC's मंथली प्लान फॉर 12 months and in return Johnny receives free hand सेट फ्रॉम ABC कॉर्पोरेशन। आप लोग जब दुनिया भर से बाहर जाए तो सर आप यकीन माने वहां पर आपको मंथली जो लाइन के पैसे देने होते हैं, फोन वोन की इतनी वैल्यू नहीं होती क्योंकि उसी के अंदर बिल्ट इन होता है। फिर कह रहे हैं जॉनी भैया विल पे अ मंथली फी ऑफ ₹100 million और ₹100। जॉनी गेट्स द हैंडसेट इमीडिएटली आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर। ABC sells the same handsets for ₹300 and the same monthly plans for ₹80 per month without handset। सवाल आप सबके सामने है, सवाल आप सबके सामने है, और हमने कहा सर अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट भी। सही है सर। हमने कहा ईयर एंड, हमने कहा यहां पर हम लिख लेंगे, यहां पर वैसे ईयर एंड नहीं किया, अब ईयर एंड लिख लें अपना 31 दिसंबर x1। 31 दिसंबर x1। हमने कहा सर सुन लेना है सबने, जरा नौजवानों इधर सुन लो। 5 स्टेप रेवेन्यू मॉडल। पहला स्टेप क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सवाल में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है बताओ भाई? हमने कहा 2 है। सवाल के अंदर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ना सर? हमने कहा कौन सी ऑब्लिगेशन है? हमने कहा हैंडसेट और मंथली प्लान, है ना सर? ऐसा ही है। अब हमने कहा सर स्टैंड अलोन प्राइस कितनी है? स्टैंड अलोन कितनी है? 300। और प्लान की कितनी है? 12 महीने का। 80 × 12 960। ऐसा ही है। टोटल कितना बना? 1260। हमने कहा सर यहां पर हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? बहुत सिंपल है। हमने कहा कि सर ट्रांजैक्शन प्राइस है यहां पर हमारी 1200। कैसे पता आई सर? हमने कहा 100 रुपए पर महीने देगा जॉनी भैया, तो हमने कहा 1200। ऐसा ही है। हमने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस हो गई 1200। पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट था, दूसरी चीज 2 ऑब्लिगेशंस थी, हैंडसेट और प्लान। फिर हमने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी थी? 1200। 60 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। इन दोनों में क्या करना है? एलोकेट करना है फॉर्मूले की बेसिस पे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 300 डिवाइडेड बाई 1260 स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ ऑब्लिगेशन डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्टैंड अलोन मल्टीप्लाई बाई ट्रांजैक्शन प्राइस। कितना हो गया? 286। तो रिमेनिंग कितना आया? 914। ऐसा ही है सर। ये हमने कहा वर्किंग मनी। आदत डालो, आईके भी यूं ही करता है, स्टैटिक में वर्किंग कर रहा होता है, पेपर में अब इतना टाइम नहीं होता, आप बड़े हो गए हैं। 2 स्टैटिक 2 914 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया? पर मंथ में निकालना चाह रहा हूं ये। पर मंथ प्लान कितने का पड़ेगा? 76.
17। सर ऐसा ही है क्या? पक्की बात है ऐसा ही है। 76.17। जॉनी को हमने कहा कि भैया तू हमें क्या करेगा, एक मंथली फी पे करेगा। कुछ नहीं लिखा, हम अज्यूम करेंगे किसमें है, एरियर्स में है। अब हमने कहा जॉनी को हमने कह रहा है इमीडिएटली फोन दे दिया। अब सब देख लेना, 1 जुलाई X1 को हम एंट्री क्या बनाएंगे? अभी हमने कहा 2 ऑब्लिगेशंस है, कौन कौन सी? हैंडसेट और प्लान। प्लान ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज होगी, सर्विस देते जाएंगे हर महीने की। हैंडसेट फॉरन पढ़ेंगे स्टेप 5 में कि सर ये एट अ पॉइंट इन टाइम है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, जो कि IFRS 15 आपको बचपन का याद आ रहा हो। अभी नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, कॉमन सेंस है। एक फॉरन से रेवेन्यू, दूसरा ओवर। अब इधर देख लो, क्या एंट्री बनाऊंगा? अभी मैंने 1 जुलाई को हैंडसेट दिया है, रिसीवेबल डालूंगा डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट किसका? हैंडसेट का 286। अब क्या होगा सर? अब हर महीने मुझे पैसे मिलेंगे और उस पैसे में से मैं क्या करूंगा, एक हिस्सा रिसीवेबल में डालूंगा, एक हिस्सा इसमें डालूंगा, है ना सर? अब मैंने कहा 30 जुलाई X1 से लेकर के 30 जून X2 तक मैं हर महीने में एक एंट्री पास करूंगा। क्या होगी? मैं बैंक तो डेबिट करूंगा कितने से? 100 से। ऐसा ही है सर। और मैं रेवेन्यू प्लान वाला करूंगा क्रेडिट कितने से? 76.17। ये आप निकाल चुके हो, ऐसा ही है। और मैंने कहा कि सर बाकी रिसीवेबल कितना आया? 23.83। ऐसा ही है सर। 23 हैंडसेट का जो रिसीवेबल था ना, ये हर महीने, इसको भी अगर आप डिवाइडेड बाय 12 कर लें, डिवाइडेड बाय 12 करें, इतना ही बन रहा होगा नहीं? 23 पूरा बन रहा है ना सर? 23.83। तो हमने कहा सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये रिसीवेबल, इसका रेवेन्यू तुमने 1 जुलाई को रिकॉर्ड कर लिया, हैंड प्लान का रेवेन्यू हर महीने रिकॉर्ड करते जाओगे। और ये सवाल कौन सा था? ये सवाल था जब दोनों की स्टैंड अलोन प्राइसेस आपको गिवन हो। क्या हम क्लियर हैं? तो लिख दें ऑनलाइन वाले बच्चों CC। रेवेन्यू फॉर द ईयर, अगर इस हमसे पूछा इसने, मैं आपसे पूछूं रेवेन्यू फॉर द ईयर तो कितना आएगा? आपने कहा हेडसेट का तो सर पूरा आ जाएगा। कितना है भाई? 286। प्लान का 6 महीने का आएगा 76.17 इंटू 6 कितना हो गया? जल्दी बता दो। $457.02। टोटल कितना हुआ? 700 समथिंग। सर आ जाएंगे। ये हमने कहा हो गया आपका सवाल। आसान है क्या ऐसा सवाल? आसान है क्या सर इतना इजी सवाल करना जिसमें कोई मसला ही? आज की क्लास में आपको एक छोटा सा होमवर्क भी मिलेगा, क्योंकि आप लोग तो अभी आजकल तो फ्री है ना सर, वीकेंड भी है आपके पास। क्या करें सर? करना तो पड़ेगा ना, दुनिया है जन्नत थोड़ी है कि आपकी हर ख्वाहिश
पूरी हो जाए। बढ़े क्या आगे? चलिए सर अगला सवाल करेंगे हम एमसीक्यू पेज पे। मैं आपको बताऊंगा पेज नंबर 4 एमसीक्यू नंबर 9। पेज नंबर 4 एमसीक्यू नंबर 9। सर ये विद इन 30 सेकेंड्स आपसे हो जाना चाहिए। पेज नंबर 4 एमसीक्यू नंबर 9। मुस्कुराते हुए होना चाहिए। An entity enters into a contract with a customer to sell product A, B and C in exchange for rupees 100। टोटल कितना था? टोटल प्राइस स्टैंड अलोन प्राइस 50, 25, 75, टोटल थी 150। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ रुपीज 100 टू प्रोडक्ट ए, बी एंड सी इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15। क्या हम क्लियर है यहाँ तक सर? आए अब बहुत सिंपल है ना सर। हमने कहा वैसे ये मुझे उसूलन करना तो नहीं चाहिए बट हमने कहा कर देते हैं। 75 है, इसकी प्राइस कितनी है? 25 और 50। हमने कहा 100 को एलोकेट करना है। तो अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है, आपने कहा आधा तो यही हो गया है ना सर, आधा ये हो गया, 2/3 ये हो गया है ना सर, और 1/3 ये हो गया। ऐसा ही है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? बीटा। चलिए सर अब एक काम ये करते हैं, आज के वीक के राउंड अप के तौर पे मेरी इस दफा मैंने चलो एक और चीज सोची है। जो पास पेपर के सवाल होंगे ना, जो कि तो मुझे लगेगा तुम कर चुके हो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स में, वो करेंगे, लेकिन वो एज क्विज लेंगे। एक छोटा सा जाते जाते क्विज करेंगे, फिर हम क्लास को क्या करेंगे? ऑफ। और क्विज में पढ़ूंगा भी नहीं, तुम पढ़ोगे और टाइम बाउंड होके करना है। क्योंकि सर मुझे पता है अभी डर क्या है। अब जैसे परसों पेपर है ना दिसंबर अटेम्प्ट वालों का, मुझे सर उनमें सिर्फ उनसे डर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कवर तो सब किया है, रिवीजन के लिए भी इनको चीजें दे दी आसान करके। मसला सिर्फ ये है, मुझे डर है कि यार पेपर में इनका हाथ तेज नहीं चला तो, क्योंकि सर पेपर में टाइम बाउंड होके करना है। ये आपको 80 से 90 नंबर तक का लोग बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते हैं। 100 का पेपर बच्चे अटेम्प्ट करते ही नहीं है। और हमें कोशिश करनी है, अगर आपने सीए फाइनल का पेपर यकीन माने 100 का, और मैं आपको साबित करूंगा हर सवाल के साथ। सवाल मुश्किल नहीं होते यहाँ पे। जो बच्चे बैठे हुए ना, उनको जिन्होंने जून वाले देखे हुए होंगे, सर हमने IFRS 9 देखा, कंसोलिडेशन देखा, सवाल मुश्किल नहीं है, लेंथी है। लेंथी और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। तो आए अब एक आपको क्विज होगा क्विकली, ताकि साथ साथ क्विज मतलब वही क्लास में सवाल देखेंगे, क्लास में सॉल्व करेंगे। हाँ, क्योंकि सवाल सीए फाइनल के लेवल का होगा और फाइनल यही वाले सवाल में छोड़ूंगा, ताकि आप जो है आ जाए। सर ये सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 20, ये कॉन्सेप्ट भी खैर यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे कोशिश करूंगा अब जो क्विज वाले उनका कॉन्सेप्ट हटा दूं। आए सर, समर 2019 क्वेश्चन नंबर 4 एडजस्टमेंट नंबर 4 4 मार्क्स की थी, ज्यादा पुराना नहीं है ये सवाल। समर 2019 क्वेश्चन नंबर 4 एडजस्टमेंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 17। शुरू हो जाए। आज की क्लास का आखिरी सवाल है ये। फिजी
पूरा सवाल ऐसा कोई सपोज करना है, पेपर में 4 नंबर है, 5 पेपर्स का आप पहला सवाल करना है सीए फाइनल का ये। हाँ भाई, क्या करना है? रेवेन्यू को रिवर्स करेंगे। जितने दिन चाहे सारे के सारे नहीं बीते तो सारे के सारे परसेंटेज बताइए। कोई पास प्रैक्टिस है 90 दिन में ऑनलाइन वाले बच्चों, ये सर यूज इंडस्ट्री डेटा टू एस्टिमेट रिटर्न। नहीं भाई, इंडस्ट्री कुछ बताया नहीं, आप सुनिएगा। अजम्पशंस नहीं सर, देखें आईकेप की जिंदगी में, आईकेप की दुनिया में अजम्पशन वाला टाइम गया। मुझे बताएं सर, सबसे पहले क्या हमको यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए था? किसी भी यूनिट का नहीं करना चाहिए था? नहीं। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जिन बच्चों ने मुझसे FIR 1 पढ़ा हुआ, हमने यहाँ पे कैसे एग्जाम्पल की हुई है जिसमें उसने 2 A और B का केस दिया था और उसने कहा था कि आज तक कभी भी हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, तो यहाँ पर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सारे का सारा अमाउंट कहाँ जाएगा? हमने कहा सर सारे का सारा अमाउंट जाएगा रिफंड लाइबिलिटी में। तो सर यस सर, सारे का सारा अमाउंट डालेंगे रिफंड लाइबिलिटी में। अब मसला पता है क्या, यहाँ पर इसने तुमसे क्या मांगी है? एंट्रीज। क्या मांगी है? एंट्रीज मांगी है इसने यहाँ पर तुम्हें। इसका मतलब ये है कि तुम्हें एंट्रीज बनानी है। क्या करनी है? तुम्हें एंट्रीज यहाँ पर बनानी है सर। एंट्रीज के बगैर गुजारा नहीं है। नहीं सर, यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। गौर से पढ़े, उससे रिक्वायरमेंट में क्या कहे, डिस्कस करेंगे सर। अब पता है पेपर में एग्जामिनर भैया क्या कहते हैं? मैं कहता हूं डिस्कस करो और ये लिख के आता है। एग्जामिनर क्या कहता है कि मैं कहता हूं डिस्कस करो और ये पेपर में लफाजी करके आता है। बताओ मैं इसको कैसे मार्क्स दूं? बात तो उसकी देखो सही है ना। वो कहता है कि यार अगर मैं इसको कह रहा हूं कि तू एक चीज लिख करके और उसमें मुझे डिस्कस करो और तू अगर पेपर में लिख करके आ रहा है तो मैं कैसे मार्क्स दूं? तो सर इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे अब हम। मैं आपको लिखा रहा हूं, आपने इसका आंसर लिखना है, फिर सीखना है कैसे लिखना है। डिस्कस का मतलब क्या होता है? एंट्रीज बनाओ ना बनाओ लिख के दो। सही है। और अगर आपको केस याद आ जाए ना, कौन सा केस था, IFRS 15 का या IFRS 9 का, तो सोने पे सुहागा। सही है सर। आमिर लियाकत की आवाज में आ वाला। सही है सर। हमने कहा
अब वाह वाह वाह, चले सर, अब हमने कहा आए, अब सुनिएगा मैं लिखवा रहा हूं, दिस इज द केस ऑफ सेल विद द राइट टू रिटर्न एज पर IFRS 15। आपने ये लाइन लिख देना, एग्जामिनर फैन हो जाएगा आपका। दिस इज द केस ऑफ सेल्स विद द राइट टू रिटर्न एज पर IFRS 15। आपने कहा भैया ये जो केस है ये है सेल्स विद द राइट टू रिटर्न एज पर IFRS 15। फिर इसके आगे आप लिखेंगे फुल स्टॉप डाल के, FL should not recognize any revenue FL should not recognize any revenue because the existence of right to return and lack of relevant historical evidence and the lack of relevant historical evidence, शुरू से पढ़ा हूं, FL should not recognize any revenue because the existence of right to return and the lack of relevant historical evidence means that FL cannot conclude the number of units which will be returned. The number of units which will be returned, full stop. Therefore, revenue should be recognized after the expiry of return period. Therefore, revenue should be recognized after the expiry of return period. Full stop. अगली लाइन से लिखेंगे, till then amount received will be recorded as refund liability. Till then amount received would be recorded as refund liability, and inventories transferred from stock would be recorded as right to recover assets. अब आपने ये बात लिख दी, अब आपके पास अगर टाइम है ना तो आप नीचे एंट्रीज वुड बी एज फॉलोज आप बता दें। सही है सर? बैंक डेबिट, रिफंड लायबिलिटी, सही है? हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, हाँ हम जब एंट्रीज बनाएंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू डेबिट करेंगे और रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे, बट हमने यहाँ पे इसको क्या करना था, डिस्कस। तो याद रखें सर, पेपर में ऐसा ना हो कि एग्जामिनर महाशय हमें कहें कि आपको डिस्कस करना है और आप क्या कर दें, आए सर हम देखते हैं इसके क्या एग्जामिनर कमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर हैं तो एग्जामिनर भैया ने इसके ऊपर कोई बात कही है, ताकि सर देंगे साथ साथ पढ़ते जाना एग्जामिनर कमेंट्स, ताकि हमें अंदाजा हो। अल्लाह अकबर, जिस सवाल का ये, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 2 था। आए सर अब इसका मैं आपको लर्निंग, ये समर 19 ही था, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका मैं आपको वो बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 था, इसके मैं आपको एग्जामिनर कमेंट्स बता रहा हूं। ये दरिंदा हमसे कह रहा है, in part 4 examinees correctly identified that revenue should not be immediately recognized but failed to mention the reasons properly। वही बात, जवाब तो दे रहे हो, जज्बात तो हैं, इजहार
नहीं कर पाते। फर्दर लाइट टू रिकवर अ प्रोडक्ट टू बी रिटर्न एसेट एंड डेफर्ड रेवेन्यू लायबिलिटी वर नॉट डिस्कस। बच्चों ने तो बता दिया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लफाजी नहीं की। और एग्जामिनर कहता है कुछ अजीम हस्तियां, ये लाइव वालों को तो नजर आ रहा होगा जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वालों को अगर ये वाली रिकॉर्डिंग मिली है तो उनको भी आ जाएगा, वरना नहीं। कि एग्जामिनर कहता है कुछ हस्तियां डिस्कस के केस में क्या लिख देती हैं। सर यकीन माने एग्जामिनर की, फिर आप सवाबदीद पे चले जाते हो। सवाबदीद क्या को उर्दू में इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिस्क्रिशन। वो चाहे तो आपको मार्क्स दे, चाहे तो ना दे। उसूलन देने चाहिए, लेकिन हो सकता है बेगम से लड़के आया, उसने कहा नहीं दे रहा भाई, चल सही है, उसको तो कुछ कह नहीं सकता हूँ तुम्हारे, सही है सर। तो हमने कहा लेकिन आपने ये बात याद रखनी है सर, डिस्कस का मतलब है खुदारा लिखें बार बार। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें बताऊं, कोई है जिसने पिछले अटेम्प्ट में FAR2 पास किया हो? कोई है हम में ऐसा जिसने पिछले अटेम्प्ट में FAR2 पास किया हो? हाँ सर हैं लोग। तब आप देखें मेरा बच्चा, पिछले अटेम्प्ट के FAR2 में IFRS 9 का सवाल क्या आया। उसने कहा बेटा मुझे बता दो क्लासिफिकेशन क्या करोगे, लिख करके। सर FAR1 में भी सवाल आते लिखने वाले थे। अब ICAP जो है ना, ये एक बात है, ACCA को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। ACCA तो कहता है ये पूरा पेपर लिख के दो, अब ये कहता है कॉन्सेप्ट्स लिखवाओ, ये वहां पे मार खाते हैं और इसको पसंद है कि आप मार खाएं। सही है सर। 30-32% रिजल्ट आ रहा है पिछले 3 अटेम्प्ट से। तो आए सर क्विकली हम डिस्कस आज की क्लास को समराइज करते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अगली क्लास कब होगी? जुमेरात को। टाइम टेबल हमारा क्या है? फिक्स, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता। सही है सर। क्विकली हम रिवाइज करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में सर हमने शुरुआत की, हमने कहा सेल विद द राइट टू रिटर्न, हमने उसमें देखा ये रिफंड लायबिलिटी वाला। फिर हमने उसमें ये भी देखा कि अगर पैकेजिंग कॉस्ट हमारे ऊपर हो या पैकेजिंग कॉस्ट कस्टमर के ऊपर हो तो क्या एंट्रीज बनेंगी। फिर हम और आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़े, शदीद आगे बढ़े, और हमने क्या पढ़ा जल्दी बताओ सर? हमने पढ़ा कि जो है हमारे पास, हमने कहा सर एलोकेशन ऑफ, हमने कहा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उसके केस में हमने कहा कि हम क्या करते हैं सर, एलोकेशन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन केस में हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं? हमने कहा सर हम स्टैंड अलोन प्राइस जो होती है, स्टैंड अलोन प्राइस जो हमारी होती है, हमने कहा सर उसके लिए हम ये कर रहे होते हैं कि अगर गिवन है तो सही है, सबकी नहीं गिवन है तो हमने कहा 3 अप्रोचेज होती है। मार्केट असेसमेंट अप्रोच, कॉम्पिटिटर को देखो, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करो, एडजस्टमेंट मारो। दूसरा होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अप्रोच, जैसे मैंने आपको लेक्चर में हैंडबुक की एग्जांपल। तीसरा मैंने क्या कहा? रेजिडुअल अप्रोच। ये 3 तरीकों से आप करते हैं। फिर हमने एक सवाल भी देख लिया और फिर हमने एक छोटा सा ये लिखने वाला क्विज भी देख लिया। इस क्विज का मतलब क्या, मकसद क्या होता है? आपका दिमाग चले। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह आप जुमेरात को 6:45 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई सवाल हो तो ऑनलाइन वाले बच्चों पूछ सकते हो। बुक का वॉल्यूम 1 आप लोग चाहें तो KNS में आके ले सकते हैं, पहले साइड से कोऑर्डिनेट करके, जिसके अंदर IFRS 15 है, कंसोलिडेशन वगैरह है और भी चीजें। वॉल्यूम 2 जो है इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द अवेलेबल होगा। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा बच्चा अल्लाह हाफिज। हम 5-10 सेकंड है, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज चले। अल्लाह हाफिज।